नमस्कार। आज मैं कहानी पाठ करने जा रही हूँ श्वेत श्याम कहानी का। इस कहानी के लेखक हैं तेजेंद्र शर्मा जी। तेजेंद्र शर्मा मूलतः भारतीय हैं, लेकिन प्रवासी भारतीय। यह ब्रिटेन में रहते हैं। इनकी कहानी हम लोग आज सुनेंगे। कहानी संग्रह इनके कई प्रकाशित हुए हैं। काला सागर, ढिवरी टाइट, देह की कीमत, ये क्या हो गया, पासपोर्ट के रंग, बेघर आँखें, सीधी रेखा की परतें, कब्र का मुनाफा और फिर प्रतिनिधि कहानियाँ, मेरी प्रिय कथाएं, दीवार में रास्ता जैसे संग्रह भी प्रकाशित हैं। कविताओं और गज़ल का संग्रह प्रकाशित है, ये घर तुम्हारा है। अनुदित साहित्य है ढिबरी टाइट नाम से पंजाबी में, पासपोर्ट का रंग हरू नाम से नेपाली में, ईंटों का जंगल नाम से उर्दू में उनकी अनुदित कहानियों के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका शीर्षक है श्वेत श्याम। संगीता की आंख खुली तो उसने पाया कि कमरे में वह अकेली है। श्वेत बिस्तर, श्वेत चादर, ऊपर आहिस्ता आहिस्ता चलता पंखा। अपने आप को टटोला तो बाईं भुजा में दर्द सा महसूस हुआ। उसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। सिर में अब भी दर्द हो रहा था। सोचने का प्रयत्न करने लगी कि आखिर हुआ क्या था। वह यहाँ अस्पताल में पहुँची कैसे? सुनील कहाँ है? सुनील का नाम दिमाग में आते ही जैसे एक विस्फोट सा हुआ। कड़ियाँ एक एक करके जुड़ने लगी। सुनील से मुलाकात हुई भी तो किन हालात में? क्या वह सुनील को कभी मुंह दिखा पाएगी? किंतु कसूर तो सुनील का भी उतना ही है जितना कि स्वयं संगीता का। तो फिर दोनों की स्थिति तो एक ही थी। फिर सुनील, वह तो इस घटना से दूध का धुला बाहर निकल आएगा। आखिर पुरुष है ना। मरना तो औरत को ही पड़ेगा। फिर यह समाज भी तो पुरुष का ही बनाया हुआ है। इसीलिए तो एक ही भूल के लिए पुरुष और नारी को भिन्न भिन्न सजा मिलती है। किंतु क्या दोष केवल समाज का ही है? क्या वह स्वयं दोषी नहीं? यदि सुनील को भी वही सज़ा मिले जो संगीता को मिलनी है, तो क्या संगीता निर्दोष करार दी जा सकती है? क्या इस दलदल से निकलने का कोई रास्ता है, या बस यही जीवन का अंत है? क्या आत्महत्या ही एकमात्र विकल्प बचा है उसके पास? क्या करेगी वह अब? क्या मिसेस कोहली के पास जाए? हाँ, वही तो उसे इस दलदल में घसीटने के लिए जिम्मेदार हैं। न जाने उनका क्या बिगाड़ा था उसने। अच्छा भला जीवन जी रही थी। कहाँ से आ टपकी मिसेज कोहली, एक अभिशाप की तरह। पर अब उन्हें दोष देने का क्या लाभ? वह स्वयं क्या कोई दूध पीती बच्ची थी जो मिसेज कोहली की हाथ थामे दलदल में कूदने को तैयार हो गई? उन दिनों संगीता को अपनी सबसे बड़ी शुभचिंतक मिसेज कोहली ही लगती थी। उनकी सभी पार्टियों में संगीता का सम्मिलित होना तो आवश्यक सा हो गया था। सोच भी कैसे सकती थी कि स्वयं को अभिजात कहने वाली मिसेज कोहली ऐसे काम भी कर सकती हैं। पर फिर भी उनकी बात को अंधाधुंध मानने का क्या अर्थ? उसका अपना विवेक कहाँ गया था? किस चीज़ की कमी थी उसे? एक सुखी गृहस्थी की स्वामिनी थी वह। इस समय मिसेज कोहली थोड़े ही उसका साथ देंगी, और यदि दे भी दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? हेमंत थोड़े ही स्थिति को समझ पाएंगे। हेमंत तो इस कपकपाती शीत ऋतु में भी सीमा पर पहरेदारी कर रहे होंगे। अभी तो उनकी पोस्टिंग समाप्त होने में 1 वर्ष और बाकी है। इस सबसे बेखबर उसकी कल्पना में हेमंत का मासूम चेहरा उभर आया। पिछले ही सप्ताह तो समाचार आया था कि सीमा पर गोलियां चली थी। एक जवान तो मारा भी गया था। जब जब सीमा पर से गोलीबारी का समाचार आता है तो संगीता का दिल बैठ जाता है। पर क्या हेमंत इस ब्रजपात को झेल पाएंगे? क्या यह सब उनके लिए बंदूक की गोली से अधिक जानलेवा नहीं सिद्ध होगा?
अस्पताल के कमरे का सन्नाटा संगीता को परेशान किए जा रहा था। इस विषय को लेकर यदि वह बात करे भी तो किससे? अब ना तो कोई तिनका था और ना ही कोई सहारा। वैसे कुछ यूं भी लग रहा था कि सारा जीवन तिनके तिनके हुआ जा रहा है, उड़ते गिरते तिनके। अब तो इन तिनकों का पुतला भी नहीं बन सकता, सब कुछ बिखर सा गया है। हेमंत जब साथ थे तो जीवन में कोई भटकाव नहीं था। जब हेमंत का तबादला सीमा पर हो गया था तभी से अकेलापन जैसे काटने को दौड़ने लगा था। समय काटना एक कठिन कला बनता जा रहा था। बड़े शहर की भीड़ उसके लिए अकेलेपन की आग को हवा देने का काम करती थी। ऐसे में एक दिन अचानक उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट बहल की पत्नी रीटा से हुई थी। रीटा ने अपनी मारुति कार की चाबियों के छल्ले को अपनी उंगली में झुलाते हुए पूछा था, संगीता जी, क्या करती रहती हैं सारा दिन? बोर नहीं हो जाती आप? भाई, अपने से तो नहीं कटती है ज़िंदगी, आपकी तरह हमारा तो दम ही घुट जाए ऐसे। तो फिर तुम क्या करती हो दिन भर? अपना क्या है जी, मिसेज कोहली की पार्टियां ही खासा बिजी रख लेती हैं। अरे हाँ, आज भी तो शाम को पार्टी है उनके घर, चलिए ना आप भी हमारे साथ। मिसेज कोहली की पार्टियां तो खासी रंगीन होती हैं। मिसेज कोहली की पार्टी सचमुच ही रंगीन थी। संगीता की आंखें कमरे का मुआयना करने लगीं। फौजी तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो क्या सिविलियन पार्टी है? फौजियों की पार्टियों में तो सिविलियन कम ही दिखाई देते हैं। तो फिर यह पार्टी? संगीता ने सिर को हल्का सा झटका दिया और एक झटके के साथ वह वहाँ बैठ गई। और तब उसने पार्टी से अपनी ज़िंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश करने की शुरुआत की। रंग, अब तो रंग ही रंग दिखाई दे रहा है। लहू का रंग कुछ यूं सा लग रहा है जैसे चारों ओर कैक्टस के असंख्य पौधे उगाए हैं और संगीता उस कैक्टस के हुजूम पर गिर गई है। सारे शरीर में से रक्त फव्वारे की तरह बह रहा है। एकाएक पहुंचने से दिखाई देना बंद हो गया है। दोनों ही ओर से रक्त का लावा बह रहा है। आज तो रक्त के सिवा कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक संगीता ने रीटा का हाथ पकड़े रखा। झिझक और शर्म के कारण वह किसी के साथ घुल मिल नहीं पा रही थी। मिसेज कोहली ने संगीता को रीटा से अलग किया और पार्टी के अन्य मेहमानों से मिलवाने लगी। कई पहचाने चेहरे भी दिखाई दिए। आमतौर पर कैप्टन और लेफ्टिनेंट की पत्नियां ही दिखाई दे रही थीं, सब उसकी समवयस्क। सभी लोग पार्टी के रंग में रंगे हुए थे। धीमा धीमा संगीत बज रहा था। कुछ जोड़े डांस कर रहे थे, कुछ गपशप में व्यस्त थे। धीरे धीरे संगीता भी पार्टी के रंग में रम गई थी। उसे लग ही नहीं रहा था कि वह पहली बार मिसेज कोहली और उनके मित्रों से मिल रही है। कोई भी मेहमान फौजी लोगों के बारे में कोई बातचीत नहीं कर रहा था। संभवतः इसीलिए संगीता को एक बार भी हेमंत का ख्याल नहीं आया। बहुत से मेहमान संगीता की ओर आकर्षित हो रहे थे, किंतु संगीता अपनी ही धुन में मस्त थी। वैसे पार्टी समाप्त होते होते संगीता के पर्स में लगभग 8-10 विजिटिंग कार्ड इकट्ठे हो चुके थे। विजिटिंग कार्डों ने उसके जीवन में एक तूफान सा ला दिया था। एक अजीब सी उथल पुथल, हर फ़ोन कॉल में किसी न किसी विजिटिंग कार्ड का ही जिक्र रहता। अरे आपको याद है संगीता जी, मेहरा बोल रहा हूँ। मिसेज कोहली की पार्टी में मिले थे, आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। जीवन कुछ यूं ही उलझ गया था। यह मेहरा कभी खन्ना बन जाता, कभी पाटिल, कभी शर्मा, तो कभी वेंकट स्वामी, किंतु शेष बात वही होती, मिसेज कोहली, पार्टी और विजिटिंग कार्ड। ऐसा नहीं था कि संगीता ने शुरू में अपने आप को रोका नहीं। कुछ यूँ भी नहीं कि उसे पहला ही फ़ोन आया और वह बावली हो उठी। वास्तव में जब पहले फ़ोन की घंटी बजी और मेहरा बोला तो संगीता तो उसे पहचानी ही नहीं थी। फिर वह बोला संगीता को, फिर आखिर मेहरा उसे क्यों बुलाने लगा?
और वह भी एक 5 सितारा होटल में। 5 सितारा होटलों की भी वह खासी दीवानी थी। हेमंत की कमाई से तो किसी तरह बस घर का खर्चा ही चल पाता था। कहने को तो हेमंत के दोनों कंधों पर 3-3 सितारे लगे थे, यानी कि कुल मिलाकर 6 सितारे। किंतु यह 6 के 6 सितारे मिलकर भी 5 सितारा होटल के एक भी सितारे का सामना नहीं कर पाते थे। संगीता को बचपन से ही 2 वस्तुएं अत्यधिक प्रिय थी। उसके सपनों का राजकुमार सदा से ही एक फौजी जवान रहा था और उसकी पसंद की दूसरी वस्तु थी कैक्टस। भांति भांति के कैक्टस के पौधे एकत्र करना शौक था उसका। आज उसके पास उसके सपनों का राजकुमार हेमंत भी था और साथ ही असंख्य कैक्टस के पौधे, जिन्होंने उसके मस्तिष्क, दिल और बदन पर घाव कर कर के उसे लहूलुहान कर दिया था। द्वार खुला और नर्स भीतर दाखिल हुई। यह क्या? नर्स के शरीर पर हेमंत का चेहरा कैसे लग गया? एकाएक उस चेहरे का स्वरूप विकृत होने लगा। बड़े बड़े दांत और सींग उग गए। उस चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें। भयावह चेहरा नहीं, नहीं, वह मरना नहीं चाहती। लेकिन जीकर भी क्या होगा? मृत्यु का काला दानव वहाँ तांडव करने लगा था। संगीता को महसूस हुआ कि वह एक चमगादड़ बनकर ऊपर लगे पंखे के साथ उल्टी लटकी हुई है। छत के एक कोने पर पलस्तर थोड़ा उखड़ा हुआ था। एक आकृति वहाँ बन रही थी, हेमंत। पंखा धीमा धीमा घूम रहा था और साथ ही घूम रहा था संगीता का सिर। सिरदर्द तो अब सिर के साथ ही जाएगा। रेगिस्तान में पानी की तलाश में निकली थी वह। चारों ओर बस रेत ही रेत तो थी, किंतु इस रेगिस्तान में उसने भटकना शुरू क्यों किया? अपनी बगिया की हरियाली से संतुष्ट क्यों न रह पाई वह? क्या अकेलापन ही इस भटकन का कारण हो सकता है? अपनी देह, अपने शरीर, अपने जीवन से कितना मोह था इसी कारण तो चक्रवात में फंस गई थी। आज स्वयं ही चाह रही है कि मृत्यु आ जाए। हेमंत के साथ बिताए प्यार के क्षण इस समय सांत्वना न देकर उससे प्रश्न कर रहे थे। हेमंत का प्रश्न मंच प्रिय कार्यक्रम है। वह सदा ही संगीता को कहता है, अगर हम लोग इस एक कार्यक्रम को ढंग से देखें और याद रखें तो हमें जीवन के बहुत से प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिल जाएंगे। किंतु क्या प्रश्न मंच के प्रश्नों की भीड़ में संगीता के प्रश्न के लिए भी कोई स्थान है? स्थान तो अब संगीता के लिए कोई नहीं बचा है, विशेष तौर पर हेमंत के जीवन में तो कदापि नहीं। संगीता स्वयं ही तो उस स्थान को हेमंत के घर से उठाकर 5 सितारा होटलों के सुपुर्द कर आई है। पहली बार जब वह होटल गई थी तो काफ़ी झिझक रही थी। मिसेस कोहली उसे स्वयं ही होटल तक छोड़ने गई थी। संगीता, देखना, एक दिन तुम स्वयं अपनी मारुति कार में इसी होटल में आओगी। तुम्हारा जीने का अंदाज बदल जाएगा। बस यह झिझक कुछ दिन तक ही रहती है। यह झिझक ही तो मेहरा को पसंद आई थी। वह तो संगीता पर वारी वारी जा रहा था और संगीता मेहरा से अधिक होटल के कमरे को देखे जा रही थी। पहली बार किसी 5 सितारा कमरे को भीतर से देख रही थी। बस 1 घंटे भर बाद संगीता होटल से बाहर भी जा चुकी थी। उस घंटे भर में मेहरा अपने आप को 2 बार प्रसन्न कर चुका था और संगीता को कम से कम 50 बार वचन दे चुका था कि जब भी दिल्ली आएगा हमेशा संगीता को ही बुलाएगा। मिसेस कोहली के पैसों के अतिरिक्त उसने 2000 रुपये अलग से संगीता को दिए और संगीता सोच रही थी 1 घंटे में 2000 मेहरा वाले और 2500 मिसेस कोहली से, कुल मिलाकर 4500 रुपये। हेमंत की महीने भर की पगार 1 घंटे में। विश्वास ही नहीं हो पा रहा था उसे। संगीता ने अपने लिए विदेशी परफ्यूम, लिपस्टिक और नेल पॉलिश खरीदे थे। चार्ली, एलिजाबेथ, आर्डन, पलोमा, पिकासो, शलैन, पाजन, यह सब नाम जो उसने केवल सुन रखे थे अब उसकी पहुंच के भीतर हो गए थे। किंतु संगीता प्रोफेशनल कॉल गर्ल तो थी नहीं।
उसके भीतर की मध्यवर्गीय मानसिकता कभी कभी अपना फन उठाती और संगीता तनावग्रस्त हो जाती। उसकी स्थिति विचित्र सी हो गई थी। यदि 2-3 दिन मिसेज कोहली का फ़ोन ना आए तो परेशान होकर स्वयं फ़ोन मिलाने लगती थी। यदि मिसेज कोहली 3-4 दिन लगातार फ़ोन कर देती तो संगीता को भयंकर तनाव हो जाता। इसी तनाव के कारण संगीता अपने ग्राहकों से खुल नहीं पाती थी और संगीता की इसी झिझक की दीवानी थी मिसेज कोहली की मित्र मंडली। संगीता कई बार सोच में पड़ जाती थी कि इन सभी लोगों की पत्नियां भी तो गृहिणियां ही हैं और साफ सुथरी भी अवश्य होंगी, फिर यह लोग उस पर इतना पैसा क्यों लुटाते रहते हैं। मिसेज कोहली का हर मित्र साफ सुथरी गृहिणी ही चाहता था। प्रोफेशनल वैश्या से बीमारियां होने का डर जो रहता है। हेमंत के पत्रों और फ़ोन की प्रतीक्षा करने वाली संगीता एकाएक चाहने लगी थी कि हेमंत थोड़े दिन और ना आए। एक डर बराबर संगीता को परेशान किए रहता था, यदि हेमंत को पता लग गया तो। जी कड़ा करके मिसेज कोहली को फ़ोन भी कर दिया। मिसेज कोहली, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। दरअसल बात यह है, मुझे बहुत डर लगने लगा है। लास्ट मंथ पीरियड्स थोड़े डिले हो गए थे तो कई दिन तक परेशान रही। फिर हेमंत के बारे में सोचकर भी बहुत तनाव रहता है। डिप्रेशन की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मैं यह काम बंद कर देना चाहती हूँ। संगीता की दलीलें इतनी कमज़ोर थीं कि मिसेज कोहली नामक तूफ़ान के सामने क्षण भर भी टिक नहीं सकी। आधे घंटे बाद ही वह टैक्सी में बैठकर चाणक्यपुरी की ओर चल दी थी। अब तो वह दिन भर के लिए भी ग्राहक के साथ रहने को तैयार हो जाती थी। मिसेज कोहली को भी खतरा सा महसूस होने लगा था। उनका हर एक मित्र संगीता को ही बुलाने लगा था। इस तरह उनका धंधा तो केवल संगीता पर ही आश्रित होकर रह जाएगा, किंतु मिसेज कोहली को अपना धंधा चलाना आता ही था। कॉलेज के दिनों में संगीता घर से कॉलेज और कॉलेज से घर के अतिरिक्त और कहीं भी नहीं जाती थी। उसकी सहेली मीना तो उन दिनों भी काफ़ी चुस्त थी। अपनी किसी आंटी का जिक्र करती थी मीना, वही उसे भिन्न होटलों में ले जाया करती थी। एयरलाइन के मेंबरों को सप्लाई होती थी मीना और उसकी सहेलियाँ। मीना कॉलेज के दिनों में भी इतनी तड़क भड़क से रहती थी कि संगीता जैसी लड़कियाँ उससे बात करने का साहस नहीं कर पाती थी, परंतु मन में कहीं कोई हुक अवश्य उठती थी कि उसके पास मीना जैसा व्यक्तित्व और वैसे कपड़े क्यों नहीं हैं। धीरे धीरे मीना और संगीता अच्छी सहेलियाँ बन गई थी और मीना ने संगीता के सामने भी पैसा बनाने का प्रस्ताव रखा। संगीता ने मीना को खासा लताड़ा। तुम अगर अभी से इन चक्करों में पड़ी रहोगी तो पढ़ाई क्या करोगी? किसी दिन कोई बीमारी लगाकर वापस आओगी, तब देखना सब तुम पर कैसे थूकते हैं। मीना हंसकर चली गई। आज संगीता को अस्पताल के कमरे में चारों ओर मीना की हंसी सुनाई दे रही थी। संगीता डार्लिंग, व्हाट हैपेंड? यह तुम किस चक्कर में पड़ गई? वो सब लेक्चर क्या मेरे लिए ही थे? मुझे देखो, अमेरिका में अपने पति के साथ ऐश कर रही हूँ और तुम। निश्चेष्ट से बैठी संगीता उस दिन भी तो सिरदर्द के मारे यूं ही पड़ी थी। मिसेज कोहली का फ़ोन आया था। बम्बई से मिस्टर कुमार आए हैं, तुम्हारे प्रिय होटल में ठहरे हैं, स्वीट नंबर 388 में होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, कुमार को सफ़ेद कपड़े बहुत पसंद हैं, कोई वाइट वेस्ट वाली साड़ी पहन जाना। मिसेज कोहली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, आज नहीं जा पाऊंगी। मैं कौन सा तुम्हें अभी जाने को कह रही हूँ। दोपहर को 1:30-2 बजे चली जाना। वो लंच भी तुम्हारे साथ ही करना चाहता है। अपना हार्डिकर है ना, उसका खास दोस्त है, बम्बई से आज ही आया है। मैंने कहा ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगी, आप रीटा को भेज दीजिए। रीटा जनपद गई है, उसका कलकत्ते वाला आया हुआ है, वो तो पूरे हफ्ते के लिए बुक है। ओह मिसेज कोहली, बच्चों जैसी बातें नहीं करो संगीता। हार्डिकर का खास दोस्त है कुमार। हार्डिकर का बम्बई से फ़ोन आया था, वो चाहता है कि तुम ही कुमार के पास जाओ। और फिर अगले हफ्ते तो हेमंत भी आ रहा है, फिर तो 1 महीने के लिए तुम बंध जाओगी। यही मौका है, थोड़े पैसे बना लो,
फिर घंटे भर की ही तो बात है। कुमार को 3-4 बजे तो मीटिंग में चले जाना है। फिर उसका कोई भाई भी यहीं रहता है। कह रहा था कि कल से तो भाई के घर शिफ्ट कर जाएगा। बस आज का ही दिन है उसके पास। 10,000 की बात हुई है, 5 तुम्हारे और टिप ऊपर से। ऐसा मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलता। संगीता उठी, एक गोली क्रोसीन की ली, श्वेत कपड़े पहनकर श्याम कर्म करने जा रही थी। बगलों के बाल साफ किए, बिना बाहों वाला डीप कट ब्लाउज़ और अपनी पसंद की सफ़ेद साड़ी, न जाने क्यों सब कुछ बहुत अनमने ढंग से हो रहा था। कभी साड़ी के प्लेट ठीक से नहीं बन रहे थे, कभी मैचिंग चप्पलें नहीं मिल रही थी, मैचिंग लिपस्टिक, नेल पॉलिश, गले का हार, चूड़ियाँ, सब मिलकर संगीता गंगा जैसी पवित्र मूर्ति लग रही थी। गंगा जिसमें सारे संसार का मैल मिलकर पवित्र हो जाता है। घर से तैयार होकर संगीता निकली, टैक्सी ली और होटल पहुंच गई। तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं लग रही थी। संभवतः इसीलिए उसे कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वह पहली बार मिसेज कोहली के दोस्त को मिलने जा रही हो। होटल के दरवान को सलाम मारा। होटल के दरवान ने सलाम मारा, 10 रुपये उसे टिप दिए। चाल में थोड़ा दर्प भरते हुए आगे बढ़ गई। लिफ्ट तीसरी मंजिल पर रुकी। लिफ्ट में से निकलते निकलते भी संगीता सोच रही थी, आज के बाद मिसेज कोहली को स्पष्ट इनकार कर दूंगी। अब कल से हेमंत के आने तक अपने आप को हेमंत के लिए तैयार करना होगा। अपने आप को इस काम से अलग करना होगा, तभी तो हेमंत प्रसन्न रहेगा। उसे कुछ पता भी तो नहीं चलना चाहिए। दरवाजे पर थाप दी। दरवाज़ा खुला, हलो, और संगीता के पहुंचने के सामने जो विस्फोट हुआ वो तो हेमंत के बर्फीले बॉर्डर पर भी नहीं हो सकता था। अंधेरा सा छाने लगा था। बेहोश हुई जा रही थी संगीता। सामने सुनील खड़ा था, उसका अपना देवर। देवर ग्राहक और भाभी। भाभी आप? सुनील के पहुंचने और आवाज़ में अविश्वास था और उन दो पहुंचने का सामना करने की शक्ति संगीता में चूकती जा रही थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी थी। छत पर पंखा अब भी घर घर घूम रहा था और साथ ही घूम रहा था संगीता का सिर। हेमंत परसों ही आने वाला है। धन्यवाद।